नमस्कार, आई वेलकम टू ऑल। लेट्स जस्ट लर्न। मैं हूं दीपक कुमार। तो आज हम बात करेंगे 1885 से 1905 के घटनाक्रम के बारे में, जिसे भारतीय इतिहास में उदारवादी काल अर्थात मॉडरेट फेज भी कहा गया है। मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि आज की ये जो वीडियो होगी ये काफ़ी लंबी होगी, तो आशा करता हूँ कि आप इसे लास्ट तक सुनेंगे। और इसी साथ एक अपील आप लोगों से ये है कि अगर आप वीडियो को देखते हो ना तो प्लीज़ लाइक किया करें ना, तो आप लाइक करो। सारे चीज़ें खुली हुई हैं आपके सामने। आपको अगर लगता है डिसलाइक करना है तो आप डिसलाइक करो। अगर आप इसमें कुछ सुधार चाहते हो तो आप कमेंट करो, ठीक है। जैसा कि कुछ लोगों ने मुझे कहा था कि आप हिंदी में कंटेंट लाओ, तो आज उन लोगों के लिए मैंने हिंदी में ही अब से कंटेंट, आगे से जितनी भी वीडियो आएगी तो आएगी। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये 1885 से 1905 तक का काल है ना, इससे उदारवादी काल इसलिए कहा गया है कि ये जुड़ा हुआ है कांग्रेस के निर्माण के साथ। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को एक ब्रिटिश अवकाश प्राप्त अधिकारी जो थे, एलन एक्टिवियन ह्यूम, इसे A.O. ह्यूम भी कहते हैं, इनकी ही सहायता से की थी। व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष थे। एक्चुअली हुआ क्या था ना कि 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेज़ों को ऐसा व्याप्त होने लग गया था कि ये ऐसा जन विद्रोह फिर से ना खड़ा हो, क्योंकि जब लड़ाइयाँ होती है ना तो उसमें दोनों तरफ से काफ़ी नुकसान होता है। भारतवासियों के मन में तो ये था कि हम ऐसे ही जूझ रहे हैं, रोज़ रोज़ की दास्ता से मर रहे हैं, तो क्यों ना एक बार में ही मरे। तो वो तो किसी भी आंदोलन के लिए और देश के लिए जान देने को तैयार थे। बट इससे घाटा जो हो रहा था ना वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हो रही थी। जिस लड़ाई में उनके कितने ही सैनिक शहीद हुए, मारे गए, कितनी धन राशि गई, अर्थव्यवस्था को नुकसान हुआ, तो ये सब चीज़ें थी। तो वो अब चाहते थे कि हम भारतीयों को ना एक मंच प्रदान कर दें जिसकी सहायता से वो हमें बात करे और हम उनके कुछ मांगों को पूरा करें, और उस मंच में हम ऐसे चुने हुए लोगों को रखेंगे जो हमारी बातें सुने। तो इस तरह से ऐसा माना जाता है कि A.O. ह्यूम जो थे ना, इस तरह से मध्यस्थता के लिए कांग्रेस के निर्माण में सहभागिता लिए। लेकिन आगे चलकर हम पढ़ेंगे कि ये सारी गतिविधियाँ कैसे पलट जाती है। अंग्रेज़ों का दाव अंग्रेज़ों पर किस तरह से ही भारी पड़ जाता है। तो इस तरह से कांग्रेस का निर्माण हुआ। इसमें विभिन्न देश के कोनों से 72 प्रतिनिधि आए। इन्होंने कांग्रेस का निर्माण किया। भारतवासियों को एक मंच प्रदान हुआ जिसमें कि उस समय के दिग्गज नेता जो थे, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, P.R. नायडू, आनंद किचलू, पंडित मदन मोहन मालवीय इत्यादि प्रमुख थे। अब ये जो कांग्रेस के नेता थे ना, ये ऐसे उदारवादी इसलिए इन्हें कहा गया है कि इनका मानना था कि हम ब्रिटिश सरकार से विनय करेंगे, उनसे आग्रह करेंगे, उनसे हम किसी तरीके से अपनी मांगों को, थोड़े मांगों को मनवाएंगे। और इतना, क्योंकि देखो कुछ हद तक वो सही थे, क्योंकि एक पूरी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे अपने लाखों सैनिकों के साथ भारत में जो थी, उनके खिलाफ एकदम से लड़ना आसान नहीं था। क्योंकि 1857 के विद्रोह में भारतीयों को इस चीज़ का अंदाज़ा था। मैंने इसका एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगा कि किन कारणों से ये विद्रोह विफल रहा। तो वो जो जितने कारण हैं ना, वो उसमें से एक कारण ये था कि 1857 में भारतीयों को यह मालूम हो चुका था कि हम इनसे नहीं लड़ सकते। इनके पास आधुनिक हथियार थे, आधुनिक संचार माध्यम थे, और हमारे पास नहीं थे। तो चीज़ें एक दिन में नहीं हो जाती हैं। तो इसलिए क्या हुआ कि इन्होंने क्या किया कि अपने जो चीज़ें थी ना उसको धीरे धीरे अपने फेवर में लाया। पहले कि हमें भाई एक मंच ले लेते हैं, हम अपनी बात कहेंगे, तो कांग्रेस के माध्यम से एक मंच मिल गया। फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया कि अपनी धीरे धीरे अपनी जो चीज़ें थी, मतलब प्रार्थना पत्र, ये सब चीज़ें दिए और ब्रिटिशों से बात करना शुरू किया। लेकिन धीरे धीरे ना ये उन्हें भी अनुभव होता गया और कुछ भारतीयों को भी अनुभव होता गया कि इतनी आसानी से जो चीज़ें हम मांग रहे हैं ना, ये देने वाले नहीं हैं हमें। उनकी नीति शोषणकारी थी, ठीक है। तो इसी के साथ जो नरम दल जो था, उसके बाद 1900 के आसपास, 1890 से 1900 के बीच में एक कांग्रेस से ही एक दूसरी विचारधारा निकल रही थी, जो आगे जाके हम गरम दल के रूप में उसके आगे चलकर गरम दल के रूप में हम उसे पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए, कांग्रेस के जन्म के साथ ही भारतीय इतिहास में एक नया युग का आरंभ हुआ। जैसे कि मैंने बता दिया है, जितने भी छोटे छोटे दल थे ना, उनको इन्होंने अपने अंदर ले लिया। क्योंकि ये सारी चीज़ें ना 1857 की जो क्रांति की विफलता का निचोड़ थे, उससे भारतीयों ने सीखकर उस चीज़ को दूर करके कांग्रेस के मंच पे साझा काम किया। सबसे मेन काम था कि भारत में उस समय जातिवाद, धार्मिक भावना, ये सब चीज़ें काफ़ी फैली हुई थी।
तो उसको उन्होंने एक साझने, एक संजोने का काम किया। तो ये जो प्रारंभिक राष्ट्रवादी थे, इनके उद्देश्य क्या थे कि संवैधानिक दायरे में रहकर प्रदर्शन सभाएं करना। मतलब जैसा आप बोल रहे हो, आप चाहते हो हम दंगा फसाद ना करें, कोई भी गवर्नमेंट नहीं चाहती है, हम आराम से आपकी बात करेंगे, भारत के पक्ष में जनमत का निर्माण करना। लेकिन कांग्रेस के माध्यम से ये समझ गए थे कि अगर हम 10 लोग प्रार्थना पत्र देते हैं तो उसका असर कम पड़ेगा, बजाय अगर हम 1 लाख लोग किसी चीज़ को बोलें। तो इस तरह से इन्होंने भारत में लोगों को जोड़ना शुरू किया। और इंग्लैंड में जो पढ़े लिखे लोग जा रहे थे, उन्होंने इंग्लैंड में जाकर अपने पक्ष को मजबूत करना शुरू कर दिया। वहाँ उससे उन्होंने कांग्रेस के जो मंच था उसका उपयोग किया। भारतीयों को राजनीतिक शिक्षा देना कि भाई देखो, राजनीति का ज्ञान होना चाहिए, तभी हम समझ सकते हैं कि ये कंपनी का क्या, कैसे ये सोच रही है, क्या काम कर रही है, आगे हमारे लिए क्या कर रही है, अभी क्या कर रही है। तो ये सारी चीज़ें थी। उसके बाद ब्रिटेन से भारत के राजनीतिक संबंधों को बरकरार रखना, ये सारी चीज़ें होनी ही चाहिए। इसके साथ साथ ब्रिटेन के जो महारानी एलिजाबेथ थी या जो वहाँ के पार्लियामेंट थी, उससे संबंध खराब नहीं होने चाहिए, क्योंकि इन्होंने उसका एवज़ देख लिया था कि फिर कोई वो ऐसा नियम कानून ला दे तुरंत से, अगर हम संबंध खराब कर लेते हैं और पूरा एक जनमत खड़ा हो जाए, फिर एक आंदोलन हो जाए, तो इससे सारी चीज़ें पानी फिर जाएगी। तो इस वजह से शुरुआत में जो नरमपंथी थे ना, उन्होंने 1857 का विद्रोह का रेफरेंस या वो लेकर 1857 के जो चीज़ें गलतियां थी उसे समझकर ये सारे काम किए। उस समय के परिप्रेक्ष्य में वो सही थे, लेकिन आगे जाकर जो अंग्रेज़ों की एक अलग नीति, दोहरी नीति सामने आई, तो वो गर्म पंथ के लोग के रूप में, गर्म पंथ के रूप में वो आगे उभरा। तो नरमपंथी राष्ट्रवादियों का योगदान भी था। इन्होंने उपनिवेशी शासन की आर्थिक शोषण नीति की निंदा करनी शुरू की। अरे भाई, कम से कम पहले आप बोल नहीं सकते थे, कम से कम एक मंच मिला आपको, आप उसके मंच पे खड़े होकर बोलेंगे तो कम से कम लाखों लोग तो सुनेंगे। अगर लाखों लोग एक साथ चीज़ को बोले तो वो और ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। तो लाखों लोग तक हर कोई बात ले जाने के लिए एक नेता हो, तो वो नेता कांग्रेस के रूप में मिला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रूप में मिला। और उन्होंने इस चीज़ों को बैठकर इनके जो भी मेमोरेंडम होते थे उसको डिस्कस करके जनता के बीच में फैलाना शुरू किया। व्यवस्थापिका संबंधी संवैधानिक सुधार। अब ये जो लोग थे, ये चाहते थे कि भारत में जो चीज़ें हैं ना, ये हमारे हिसाब से चले, इसके लिए एक व्यवस्था होनी चाहिए कि जो चीज़ें हम बोल रहे हैं वो चीज़ें होनी चाहिए ना। इतनी आसान नहीं थी। इन्होंने 1857 के विद्रोह से सीख ले रखी थी। उसके बाद इन्होंने, मैंने आपको बता दिया कि इनके उद्देश्य क्या थे, ये किस तरह से अपने बातों को मंच पर रख रहे थे, लेकिन इनका कुछ योगदान रहा है। बाद में कुछ चीज़ें इतिहास में क्या है ना कि आज के समय जो चीज़ें सही लग रही है, वो बाद के लोगों को जब चीज़ें उस हिसाब से ढल जाती है तो उनको वो ठीक नहीं लगता होगा। जैसे आज अगर हम 80 की स्पीड से बाइक चला रहे हैं तो आज की रोड उस हिसाब से है। आज से 100 साल बाद जब लोगों को रोड और उन्नत किस्म के होंगे तो वो 200 की स्पीड से चलाएंगे, तो हमें बोलेंगे कि यार उस समय के लोग जो थे ना वो काफ़ी पिछड़े हुए थे, 80 की स्पीड से बाइक चलाते थे। तो ये सारी चीज़ें होती है। समय के परिप्रेक्ष्य में इन सब चीज़ों को तोलकर कभी भी आप देखें तो नरमपंथी राष्ट्रवादियों का योगदान था उपनिवेशी शासन की आर्थिक शोषण की नीति की निंदा करना, क्योंकि शोषण तो हो ही रहा था। इसके पहले हम खाली हल्ला कर रहे थे, आगजनी कर रहे थे, लेकिन अब उसको हम नीति की निंदा करने लगे। और निंदा किस माध्यम से करने लगे? समाचार पत्र के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, ठीक है, ताकि देश धीरे धीरे संयोजित हो रहा था। और व्यवस्थापिका संबंधी संवैधानिक सुधार कि जो अंग्रेजों का ने भारत पर अपने शासन के लिए जो व्यवस्था बनाई है ना, उसमें कुछ सुधार चाहिए। सामान्य प्रशासनिक सुधार हेतु अभियान चलाना, प्रशासनिक सुधार, कुछ कानून ऐसे बनाओ भाई जो हमारे हक में हो, और शिक्षा दीक्षा अच्छी हो, स्वास्थ्य अच्छा हो, मेडिकल फैसिलिटीज़ दिए जाएं। इसके बाद भारतीयों के दीवानी अधिकारियों की रक्षा करना। उस समय 2 अदालत थे, दीवानी और फौजीदारी। दीवानी अदालतों में जो इस तरह के थे कि जो ज़मींदार साहूकार किसानों का शोषण कर रहे थे, उनकी ज़मीन लिखवा लेते थे, तो किसानों को भी अपने हक में बोलने का मौका मिले। तो इस तरह क्या व्यवस्था उन्होंने बनाने में अपना योगदान दिया। 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में ना आते आते 1890 के पश्चात भारत में उग्र राष्ट्रवाद बहुत तेज़ी से फैला। लोग समझ गए थे, जैसा कि मैंने पहले आपको बता चुका हूँ। तो उनका ऐसा विश्वास होता था ना कि अब हम जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना, इससे काम नहीं चलेगा। अंग्रेज़ों को ये सिंह ने कहा था कि ये जो गोरे होते हैं ना, ये बहरे होते हैं। बहरे इन द सेंस कि अगर आप ये शोषण कर रहे हैं, इनको आप अगर कुछ बोलो कि इसमें सुधार करो, जो कि कांग्रेस के जो शुरू के नरम पंथ के लोग थे, वो जो कह रहे थे चीज़ों को,
कि हमें ये मांग चाहिए, ये ध्यान नहीं दे रहे थे। ये क्या कर रहे थे कि जैसे किसी बच्चे को कोई बच्चा डिमांड करता है कि मुझे बड़ा सा चॉकलेट चाहिए, आप उसको छोटा सा चॉकलेट पकड़ा के संतुष्ट कर देते हो। तो जो आपकी मुख्य मुख्य 10 मांगें होती थी उसमें से 1-2 मांग पूरा कर देते थे, जिनसे कि इनको प्रशासन चलाने में दिक्कत ना हो और कुछ हद तक लोगों को ये शांत कर सकें। तो ये नीतियाँ चल रही थी, लगभग 10 साल 15 साल निकल गया। तो भारतीयों को समझ में आने लगा कि इस तरह से काम नहीं चलेगा, हमें अपनी मांगों को पूरा मंगवाना है, और उन्होंने इन पर दबाव डालने लगे। तो दबाव डालने के बाद इन्होंने क्या किया कि जब कुछ ऐसा भारत में घटनाक्रम हुआ तो इन्होंने एक एक्ट लाया ना, 1892 का भारत परिषद अधिनियम लाया, जिसमें कि 1861 के जो अधिनियम थे उसमें केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा के सदस्यों की संख्या 6 से कम और 12 से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसको इन्होंने बढ़ाकर 10 और अधिक से अधिक 16 निश्चित कर दी गई। और ये सारे 10 के 10 सदस्य गैर सरकारी होने चाहिए, क्योंकि सरकार के लोग तो सरकार की बात करेंगे, और उस समय सरकार कौन चलाते थे? ब्रिटिश। तो इस तरह से चीज़ें हुई कि अब धीरे धीरे भारतीयों को ना एक उन्होंने सरकार में अपने जो व्यवस्थापिका सभा है उसमें जगह देना शुरू किया कि आप आइए अपनी बात को कहें। लेकिन वो बात बाध्य नहीं होगा, वो चीज़ें मानने को वो बाध्य नहीं होंगे। इस तरह से धीरे धीरे देखो चीज़ कैसे बढ़ रही है। आप खुद ही सोचो कि देश बिल्कुल गुलामी में जकड़ा हुआ था, और धीरे धीरे हमने आंदोलन किया, आंदोलन से एक सभा पर आए, सभा से अब हम अपनी बात धीरे धीरे कहने लगे। आगे और क्लियर मैं करूँगा कि किस तरह से जब आगे बढ़ेंगे कि चीज़ें होती गई, और ब्रिटिशों के पाले से गेंद हमारे पाले में आना शुरू हुआ। और वो पाले में ऐसे नहीं आया, उस गेंद को पकड़ के छीलना पड़ा। जैसे रग्बी होता है ना कि थोड़े से उसको हम पकड़ते हैं गेंद को, अगर फिर थोड़ा सा और पकड़ते हैं अगले प्लेयर के हाथ से, फिर लास्ट में छीन लेते हैं। तो वही हुआ। हालांकि देश हमारा था, छीनना तो हमें ही था, लेकिन वो उन्होंने शासन ही इस तरह की से कर रखा था। तो प्रांतों में व्यवस्थापिका सभा, प्रांत उस समय जैसे आज के डेट में है कि सेंट्रल प्रोविंस, जिसे हम यूपी कहते हैं, तो उस समय उसे सेंट्रल प्रोविंस के नाम से कहा जाता था, ठीक है, केंद्रीय प्रांत। तो इस तरह से जितने भी प्रांत होते थे उनमें भी सदस्यों की नियुक्ति की गई कि अब प्रांत में व्यवस्थापिका सभा होगी और उसमें अपने सदस्य होंगे जो बात को कहने लगेंगे। देखो जो आज की लोकसभा राज्यसभा है ना, ये इसी का ब्रॉड रूप है। जो आप देख रहे हो ना, MP MLA जा रहे हैं चुन के और हमारी बातों को कह रहे हैं। तो उस समय और कितने कम थे चीज़ें, सिर्फ 15 ही लोग जाएंगे, सिर्फ 10 ही लोग पूरे भारत से जाएंगे। और उस समय भारत सोच लो कहाँ तक था, पूरे पाकिस्तान भी हमारा ही था, मतलब हम बाद में ये अलग हुआ। तो सोच लो तो कितनी थोड़ी सी उन्होंने छूट दी कि अब प्रांत में कुछ सदस्य होंगे, जैसे मद्रास हो, बम्बई में 20 तथा उत्तर प्रदेश में 15 निश्चित कर दी कि ये सदस्य होंगे जो बात अपनी आके रखेंगे, ठीक है। और उस समय भारत में निर्वाचन पद्धति आरंभ ही नहीं थी। इसी कारण व्यवस्थापिका सभा के सभी सदस्य गवर्नर जनरल और गवर्नर द्वारा नियुक्त किए जाते थे। अब ये गवर्नर जनरल कैसे फैसले लेंगे आपको पता ही है। अब इस एक्ट के द्वारा कलकत्ता चैम्बर ऑफ कॉमर्स या केंद्र में प्रांतीय व्यवस्थापिका सभाओं को गैर सरकारी सदस्यों की सलाह से किए जाने की भी व्यवस्था की गई। अब देखो चीज़ें क्या हुई कि बंगाल में जो थी, कलकत्ता में चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स की स्थापना की गई थी। तो चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स भारतीयों द्वारा स्थापित की गई एक संस्था थी। तो उससे कुछ सदस्य अब इन सब चीज़ों में व्यवस्थापिका सभा में जाके अपनी बातों को कहेंगे और भारतीयों की मांगों को बताएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। इन व्यवस्थापिका सभाओं के सदस्यों को वार्षिक बजट और आर्थिक प्रस्ताव पर ना अपनी राय देने का अधिकार होगा, लेकिन वो राय मानने के लिए ब्रिटिश सरकार बाध्य नहीं थी। तो चीज़ें इस तरह से घटित हुई। आगे चलते हैं कि इसी तरह से जब चीज़ें हुई तो लोग इससे संतुष्ट नहीं थे। तो उसके बाद क्या हुआ कि बंगाल विभाजन की घोषणा इन्होंने कर दी। देखो बंगाल जो था ना, उस समय का बंगाल आज के जैसा बंगाल नहीं था। उस समय का बंगाल जो था पूरा बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये एक बहुत बड़ा एरिया कवर करता था। और जितनी भी राजनीतिक विचारधाराएं पनप रही थी ना, यही बंगाल से पनप रही थी। जैसा कि आप देख लो रविंद्रनाथ टैगोर, आपके नेताजी सुभाष चंद्र बोस, और भी काफ़ी सारे नेताएं थे। इन्होंने ना एक लैंडमार्क कर लिया कि ये जितनी भी चीज़ें हो रही ना, जो हमारे ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जा रही है, जो ज़्यादा बात कर रहे हैं, ये इसी चीज़ से निकल के आ रही है। भारत के पूर्वी भाग से ही लोग निकल के आ रहे हैं। तो इनको क्या करो कि हम इनको कट करके एक अलग ही देश बना देते हैं, एक अलग भारत से अलग करके एक अलग ही प्रांत बना देंगे, उसका नाम ही बंगाल रख देंगे। जैसे आज बंगाल भारत का एक राज्य है ना, तो एक उस समय देश ही बना दिया था उन्होंने। क्यों? क्योंकि सारी गतिविधियाँ इधर से हो रही थी। और उसके बावजूद इन्होंने क्या किया कि एक फ़ायदा ये उठाया कि ये जो दो समुदाय के लोग हैं आपस में अलग अलग है, इनके बीच के में फूट डालो। क्योंकि ये बंगाल में जब हम शासन करेंगे, फूट डालेंगे, ये आपस में लड़ जाएंगे, और हमारा शासन करना भारत में भी आसान होगा, और उस समय का जो बंगाल अलग कर दिया गया था उस पर भी आसान होगा। तो आइए, तो 3 दिसंबर 1903 को यहाँ घोषणा कर दी गई सर्वप्रथम, लेकिन यह प्रभावी हुआ 16 अक्टूबर 1905 को।
तो इस दिन को देश में पूरे शोक दिवस के रूप में माना गया। लोगों ने काली पट्टियाँ बांधी और हिंदू मुसलमानों ने भी फिर से 1857 के विद्रोही की तरह अपनी एकता का परिचय देते हुए इस आंदोलन को बहुत मजबूत बनाया और बंगाल विभाजन को खारिज कर दिया। ऐसा कहा जाता है कि भारत में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत टाउन हॉल में कलकत्ता में की गई थी। कब? यही 7 अगस्त 1905 में जो आंदोलन चली। इसके साथ स्वदेशी शब्द भी आया और कहीं ना कहीं स्वराज शब्द का भी जन्म हुआ। तो इस तरह से बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन ने किया। इसके पीछे मंशा क्या थी मैंने आपको बता दिया है और आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।